लास्ट टाइम हमने सेक्शन 7 कंप्लीट कर दिया था। आज हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो सेक्शन 8 है ना, उसके बारे में बात करेंगे। और जब हम लोग इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज पढ़ेंगे ना, ये समझ लो आज हम लोग का इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का 30% हिस्सा खत्म हो जाएगा। 20 to 30% हिस्सा इसी से ही खत्म हो जाएगा सेक्शन 8 से। तो हम लोग इसको वहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। जब हम लोग इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज पढ़ेंगे तो मैं बहुत ही शॉर्टकट में आपको उस समय डिफाइन करूंगा कि व्हाट डज इट मीन्स, बशर्ते आपको ये चीज़ें दिमाग में उस समय होनी चाहिए। मैं रेफरेंस तो दूंगा ही दूंगा। चलिए बात करते हैं सेक्शन 8 डीम्ड डिविडेंड की। पहले डिविडेंड की पहला सेक्शन मैंने बताया था शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट, सेक्शन नंबर 1। दिस इज इनकम टैक्स एक्ट 1961 एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 1962, इक्वली एप्लीकेबल थ्रू आउट इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। सेकंड मैंने बताया था सेक्शन 2 सबसेक्शन 31, जिसको हम लोग क्लॉज बोलते हैं, और इसमें पर्सन की डेफिनेशन बताई गई थी इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, एओपी, बीओआई, कंपनी, लोकल अथॉरिटी एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। उसके बाद मैंने सेक्शन 3 बताया था प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर मींस द फाइनेंशियल ईयर व्हिच इज इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर। सेक्शन नंबर 4 मैंने बताया था, सेक्शन नंबर 4 मैंने बताया था चार्जेस ऑफ इनकम टैक्स, जिसमें बताया गया था 5 हेड्स ऑफ इनकम होते हैं, ऐड कर लो, क्लबिंग ऑफ इनकम होती है, माइनस सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड होता है, ग्रॉस टोटल इनकम आती है, डिडक्शंस माइनस कर दो, टैक्सेबल इनकम आती है, टैक्स कैलकुलेट कर लो, इंटरेस्ट और पेनल्टी ऐड कर लो, माइनस कर दो टीडीएस, टीसीएस एंड एडवांस टैक्स। यस, उसके बाद टैक्स लायबिलिटी आ जाती थी नेट। इसके बाद हमने सेक्शन नंबर 5 बताया था स्कोप ऑफ टोटल इनकम। स्कोप ऑफ टोटल इनकम में बताया था आप लोगों को कि अगर इन इंडिया है, आउटसाइड इंडिया है। इन इंडिया है तो इनकम रिसीट और डीम टू बी रिसीट इन इंडिया तीनों में टैक्सेबल होगा। इनकम एक्रू और अराइज और डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया तीनों में टैक्सेबल होगा। आउटसाइड इंडिया में इनकम एक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया, बट इफ नंबर 1 बिजनेस इज कंट्रोल्ड और प्रोफेशन इज सेटअप इन इंडिया, पहले 2 में टैक्सेबल होगा, तीसरे में नहीं होगा। लास्ट एनी अदर केस पहले में टैक्सेबल होगा, बाकी 2 में टैक्सेबल नहीं होगा। और हम लोगों ने बात की थी सेक्शन 6 की। सेक्शन 6 में रेजिडेंशियल स्टेटस बताया था। इंडिविजुअल की बात करते हैं, या तो रेजिडेंट होगा या नॉन रेजिडेंट होगा। रेजिडेंट होने के लिए जरूरी है कि 182 दिन पिछले साल रहा हो, नहीं तो दूसरी कंडीशन वो पूरी कर ले कि पिछले साल 60 दिन रहा हो, प्लस पिछले के पिछले 4 सालों में 365 डेज इंडिया में रिजाइड किया हो। अगर इन 2 कंडीशन में से कोई एक हाँ होती है तो रेजिडेंट है, अदरवाइज वो नॉन रेजिडेंट होगा। वंस इट इज डिसाइडेड दैट द पर्टिकुलर पर्सन इज अ रेजिडेंट, इंडिविजुअल इज अ रेजिडेंट, नाउ वी हैव टू डिसाइड वेदर ही इज अ ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट. For the purpose of having the statusship of ordinary resident, he has to fulfill both of these 2 conditions simultaneously. Then first one condition, he has to reside in India 730 days in preceding 7 previous years, and the second one condition which he has to fulfill, that he has to reside in India in last, or you can say in 10 preceding previous years as a resident for at least 2 years. Is it clear? If he fulfill both of these 2 conditions, then he'll be known as ordinary resident, otherwise not ordinary resident. Is it clear? इसके बाद मैंने बताया था इस केस में अगर 60 दिन को काट करके हम लोग 182 डेज लिख देते हैं, कब लिखते हैं उसके लिए 3 कंडीशन बताई थी। इंडिविजुअल है, इंडियन सिटीजन है, इंडिया छोड़कर जा रहा है, वापस आने की कोई चांस नहीं है। दूसरा मैंने बताया इंडिविजुअल है, इंडियन सिटीजन है, इंडियन शिप के क्रू मेंबर का हिस्सा बन जाता है। तीसरा मैंने बताया इंडिविजुअल है, इंडियन सिटीजन है, या फिर इंडियन ओरिजिन का बंदा है जो आउटसाइड इंडिया से इंडिया में विजिट करने आता है। यस और नो? इसमें कोई डाउट नहीं। तो इसमें 60 दिन को काट करके हम 182 डेज कर देते हैं और वहां पर हमारी केवल फर्स्ट कंडीशन ही पूरी होती है। अच्छा जी, इसके बाद हमने बताया था आप लोगों को इंडिविजुअल के बाद एचयूएफ के बारे में कहा गया था, या तो ये रेजिडेंट होगा या तो नॉन रेजिडेंट होगा। रेजिडेंट होने के लिए 100% ऑफ पार्ट ऑफ द अफेयर्स आर टू बी कंट्रोल्ड और मैनेज फ्रॉम इंडिया। इफ 100% कंट्रोल इज आउट फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, देन इट वुड बी ट्रीटेड एज non-resident. If it is in India, or you can say it is a resident, now again we have to decide whether it is an ordinary resident or not ordinary resident, and both of these 2 things are to be decided on the basis of the Karta's residential statusship. कर्ता की residential statusship पर डिपेंड करेगा एज एन इंडिविजुअल। कॉपी एंड पेस्ट इंडिविजुअल वाला। वापस आते हैं हम लोग फर्म, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। या तो ये रेजिडेंट होंगे या तो नॉन रेजिडेंट होंगे। ये अनवार और आरवार और आरएनवार नहीं होते।
कब होते हैं ये रेजिडेंट और नॉट नॉन रेजिडेंट? अगर 100% ऑफ पार्ट ऑफ 100% ऑफ पार्ट ऑफ द अफेयर्स आर टू बी मैनेज्ड और कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया. If 100% is out from India, then it would be treated as non-resident. What about the company? सर आपने कंपनी छोड़ दी. कंपनी के लिए कहा जाता है यहाँ तो वो रेजिडेंट होती है, नॉन रेजिडेंट होती है. कंपनी रेजिडेंट तब होती है या तो वो इंडिया में रजिस्टर्ड हुई हो, इनकॉर्पोरेट हुई हो, या फिर अगर वो इंडिया में इनकॉर्पोरेट या रजिस्टर्ड नहीं है और उसका 100% अफेयर इंडिया में मैनेज्ड होता हो. इज इट क्लियर? क्यों ऐसा नहीं था? मैंने कहा था इस साल चेंज आया है, 2 साल पहले चेंज आया है. पोयम इंडिया में होना चाहिए. ध्यान देना, पोयम इंडिया में, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इन इंडिया होना चाहिए. वो चीज़ अब दिमाग से निकाल देना अगर पुरानी चीज़ें कुछ दिमाग में हैं तो. सेक्शन 7 मैंने बताया था इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड, और उसके लिए मैंने पूरा प्रोविडेंट फंड का चार्ट बनाया था. प्रोविडेंट फंड के चार्ट के बाद मैंने सेक्शन 7 को डिफाइन किया था कि एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड इन एक्सेस ऑफ 12%. दूसरा मैंने बताया था इंटरेस्ट इन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड इन एक्सेस ऑफ 9.5%. तीसरा मैंने बताया था कि नॉन टैक्सेबल पोर्शन ऑफ द अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड ट्रांसफर फ्रॉम अनरिकॉग्नाइज्ड टू रिकॉग्नाइज्ड. एंड द लास्ट वन मैंने बताया था FTCCD. दैट्स इट. इसके बाद मैंने कुछ नहीं बताया था. आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सेक्शन 8 को, डिविडेंड, नॉट डीम्ड डिविडेंड, डिविडेंड. और इसमें मैंने बताया था डिविडेंड इनकम के लिए कि इसकी टैक्सेबिलिटी कैसे होती है. 3 तरह के डिविडेंड होते हैं. पहला होता है प्रपोज्ड डिविडेंड व्हिच इज टू बी चार्ज्ड टू टैक्स इन द हैंड्स ऑफ द शेयर होल्डर इन द ईयर इन व्हिच इट इज डिक्लेयर्ड. What about your interim dividend? It is to be charged to tax in the hands of the shareholder in the year in which it is actually received by the shareholder. एंड द लास्ट वन इज डीम्ड डिविडेंड, जिसके बारे में मुझे डिस्कस करना है. लेकिन जब मैंने ये बताया था तो मैंने साथ साथ आपको सेक्शन 115O के बारे में भी डिस्कशन किया था कि अब शेयर होल्डर के हाथ में डिविडेंड इनकम एग्जेम्प्ट होती है. मैं फिर बोलता हूँ, शेयर होल्डर के हाथ में चाहे वो प्रपोज डिविडेंड हो, इंटरिम डिविडेंड हो, चाहे वो डीम्ड डिविडेंड हो, 100% एग्जेम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ द शेयर होल्डर बिकॉज द टैक्स इज टू बी चार्ज फ्रॉम द कंपनी इटसेल्फ अंडर सेक्शन 115O एज अ कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स. इज इट क्लियर? CDT और DDT कहते हैं, वो कंपनी को टैक्स पे करना पड़ता है. कंपनी टैक्स पे करके आपको पेमेंट करती है डिविडेंड का. इट मींस व्हाट एवर द शेयर होल्डर विल रिसीव इट इज 100% टैक्स एग्जेम्प्ट. इज इट क्लियर? अच्छा, आते हैं डीम्ड डिविडेंड की बात करते हैं. क्या होता है? हमें केवल इसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं ना. और सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सेक्शन 222A. क्या कहता है ये सेक्शन 222A? ये कहता है कि भाई अल्टीमेटली कंपनी वांट्स टू गिव द बेनिफिट टू द शेयर होल्डर. देयर इज अ म्यूचुअल arrangement, or you can say it's an arrangement where the company is going to give the benefit to the shareholder, not directly in the name of the dividend, not directly in the name of the bonus share, but the company is just going to distribute something else. Company is not going to give the benefit in terms of cash, in the form of the cash or check. अगर कैश और चेक देगी it will fall under the category of dividend itself. अगर डिविडेंड दिया जाता है तो कैश और चेक में होता है. तो अगर कंपनी कैश में बांट देगी तो उसके ऊपर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लग जाएगा. कंपनी को अच्छी तरह मालूम है. तो कंपनी ने एक चालाकी की. तुम्हें बेनिफिट चाहिए ना, बोल शेयर होल्डर तुम्हें क्या चाहिए, ले लो, ये ले लो पेन. नाउ द बेनिफिट इज गिवन इन टर्म्स ऑफ काइंड. किसमें दिया जा रहा है? इन टर्म्स ऑफ काइंड, नॉट इन कैश, नॉट इन चेक. हमारे पास ये एसेट पड़ी हुई है, लैपटॉप पड़ा हुआ है. अगर मैं इसको कैश देता, कुछ ना कुछ खरीदता, मैंने इसको लैपटॉप ही उठाकर जा इसको बेच करके कुछ भी. अब देखो ना, मैंने सामने वाले को बेनिफिट दे दिया और मैं कह रहा हूं मैंने तो बेनिफिट डिविडेंड में नहीं दिया. डिविडेंड हमेशा किस में जाता है? कैश या चेक में. और मैंने कहा ये जो डीम्ड डिविडेंड का कंसेप्ट है ये केवल इनकम टैक्स में है, बाकी जगह पर नहीं है. तो टैक्स चोरी होती थी, इसके लिए गवर्नमेंट ने ये रूल बनाया कि डीम्ड डिविडेंड का प्रोविजन लगेगा, जिसमें सेक्शन 222A यही कहता है. क्या कहता है? ये कंपनी की बैलेंस शीट है. ये कंपनी के पास एसेट है, मान लेते हैं एसेट की कीमत है 50,000. कितनी? और इसकी फेयर मार्केट वैल्यू है, अगर आज हम इसको बेचें तो ये 40,000 में बिकेगी. कितने में? और ये शेयर होल्डर्स का शेयर कैपिटल है. 2 मिनट के लिए समझना, हम केवल एक्सट्रैक्टेड फिगर्स दे रहे हैं. शेयर कैपिटल है, इसमें शेयर होल्डर हैं XYZ और इसके हैं 20,000, 80,000 और 60,000. बोलो ना. और ये है रिजर्व एंड सरप्लस.
ये है आपका लगभग 1,50,000। इसको हम कर देते हैं 80,000 और इसको हम कर देते हैं 1,20,000। बताओ, कंपनी ने ये एसेट उठा करके केवल एक्स को दे दी, क्या ये डिविडेंड माना जाएगा? क्यों? तीनों को जाना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर डिविडेंड मान लिया जाएगा। मैं बस यही जवान से निकलवाना चाहता था कि तुम लोग बोलो तीनों को जाना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर प्लेनली है, even a single shareholder will get the benefit directly from the company that would form part of the deemed dividend and it will be charged to tax as a dividend and the taxation will be recovered from the company itself under section 115O। बताया था लास्ट सेशन में जाते जाते, डिक्लेयर्ड, पेड और डिस्ट्रीब्यूटेड। तो यहाँ पर एसेट डिस्ट्रीब्यूटेड है किसी भी एक शेयर होल्डर को, दैट इज सफिशिएंट। ऐसा नहीं कहा गया टू ऑल द शेयर होल्डर्स, ना 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 ना, तब तो इसका मतलब ही खत्म हो गया ना। हमें शेयर होल्डर को हो सकता है ये बेच करके आपस में तीन लोग बांट लें, नहीं हो सकता कि हमने कहा, तुमने कहा तीनों को, तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है तीनों को मिलेगा तभी डिविडेंड माना जाएगा। हमने तो इसको दिया था और अंदर मैंने उसके कान में बोल दिया सुन बेच करके तीनों लोग ला ले लेना पैसा, अब तो गवर्नमेंट बेचारी मारी गई। तो अल्टीमेट इंटेंशन तो वहां पर फेल्योर हो जाएगा अगर हम तीनों के लिए बात करेंगे, क्योंकि हजारों शेयर होल्डर होते हैं, किसी एक को भी दे दिया तो भी हमारा ये डीम्ड डिविडेंड मान लिया जाएगा। कितना? अब आती है प्रॉब्लम, कितना? अरे बोलो ना, कितना? बोलो कितना? हम तुमसे पूछ रहे हैं, हमसे ना पूछो। फेयर मार्केट वैल्यू 1,20,000। आई दादा, 1,60,000 टोटल वैल्यू थी। कितनी? चलो 1,50 कर दे रहे हैं, कैलकुलेशन में थोड़ा आसानी रहेगा। इधर 30 कर दे रहे हैं, इधर 40 कर दे रहे हैं, ठीक है ना। टोटल वैल्यू कितनी थी शेयर कैपिटल की? 1,50 में इसके पास कितनी है, यानी कितना परसेंटेज है? अब बताओ डिविडेंड कितना माना जाएगा? पहले तो ये फिगर बताओ, 80,000 या 1,20? 80,000 या 1,20? पहले तो ये फिगर बताओ, लेट मी क्लियर। नहीं, आप हमें क्लियर करो, उसके बाद मैं क्लियर करूंगा। हाँ, 1,20 फेयर मार्केट वैल्यू बिल्कुल सही जवाब है, इसमें हम इसको नहीं काट सकते। अब ये सवाल आता है दूसरा कि 1,20 अगर हमने डिविडेंड मानना है तो इसका हिस्सा उस कंपनी में केवल 20% है, तो कितना माने? 24,000 या पूरा 1,20? 24,000 या पूरा 1,20? डिविडेंड कितना माने? देखो ना कितनी अजीब बात है, एक सवाल का जवाब नहीं खत्म हो रहा है, दूसरा सवाल मुंह बाए खड़ा है। बताओ 24,000 या 1,20? 24,000 या 1,20? जवाब आएगा 1,20। जवाब आएगा 1,20। जवाब आएगा 1,20। इनडाइजेस्ट तो नहीं हो रहा ना? हो रहा है। पूरा मान लिया जाएगा डिविडेंड 1,20। किसके हाथ में? एक्स को मिला है। किसने दिया है? कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूट किया है, बात खत्म। लेकिन अगर इसकी मार्केट वैल्यू 1,60 हो जाए तो? अरे बोलो ना, तो 1,60। अरे इंसान, अगर कंपनी डिविडेंड आज की डेट में बांट दी तो ज्यादा से ज्यादा कितना बांट सकती थी? ये भी तो ध्यान दो। कंपनी 1.5 के ऊपर तो जा ही नहीं सकती डिविडेंड के लिए, क्योंकि अगर कंपनी अपने प्रॉफिट्स का यूज करेगी द मैक्सिमम लिमिटेशन is rupees 150. The company cannot distribute the amount of dividend in excess of rupees 1,50,000. Yes or no? Because there is an accumulated profit is up to rupees 1,50,000, and we can restrict our dividend up to rupees 1,50,000. It cannot be beyond that. तो हमारा 1,60 नहीं माना जाएगा, 1,50 तक का ही डिविडेंड माना जाएगा। To the extent of availability of accumulated profits. अब इसके साथ मैं एक और वर्ड जोड़ने जा रहा हूँ, whether capitalized or not, whether capitalized or not, चाहे उसको पूंजीकृत किया गया है या नहीं किया गया। सर ये एक नई प्रॉब्लम क्या है? ये जो है ना, इसमें 30,000 में शामिल है 10,000 आपका बोनस का शामिल है, इसमें शामिल है 20,000 मान लेते हैं,
और इसमें शामिल है 10,000, 2 मिनट के लिए मान लेते हैं। टोटल मिलाकर इसमें जो बोनस शेयर शामिल है 40,000 के शामिल है। इसका मतलब हमारे पास टोटल कैपिटल जो बिना बोनस के थी वो 150 माइनस 10 1,10,000 था। आया ना? अब बताओ, मैंने कहा 1,60,000, मैंने कहा 1,50,000, सेम क्वेश्चन है, बोनस इतना है, ये 1,10,000 ओरिजिनल कैपिटल। अब बताओ, मैं अब आपके सामने एक क्वेश्चन रख रहा हूं, ढंग से सुनना ये लाइन, उसके बाद तुम लोग जवाब देना कि डिविडेंड कितना होगा। एनी डिस्ट्रीब्यूशन बाय अ कंपनी ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट। अब हमें पहले तो तुम ये बता दो, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का मतलब यहां कितने रुपए से है? कितना? 190। ये कहां से दिया गया होगा? बोनस कहां से दिया जाता है? इसी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से दिया जाता है। कभी ना कभी दिया गया होगा बोनस, और कहां से दिया गया होगा? इसी प्रॉफिट में से दिया हो गया। तो इट मींस चाहे वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कैपिटलाइज्ड हो गया हो या नहीं हुआ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब बताओ, कैपिटलाइज हुआ या नहीं हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता। टोटल एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स कितने हैं आपके पास? 190। अब आपका रिजल्ट क्या होगा इस केस में? पूरा 160 डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा, क्योंकि वो 190 की कैटेगरी के अंदर है। केवल इसको देख करके आप डिसीजन नहीं ले सकते। वी हैव टू चेक वेदर देयर इज एनी बोनस इश्यू in the share capital or not. If yes, then the part of the bonus would be form part of our accumulated profits whether capitalized or not. अब मैं पूरा सेंटेंस पढ़ूं। चलो, अब एक खत्म हो गया, 222 एक खत्म हो गया। क्या बोलता है? Any distribution by a company of accumulated profits whether capitalized or not, capitalized or not, if such distribution, ऐसा distribution कहां से आता है? entails the release by the company to its shareholder of all or any part of the asset of the company. ओके, अब तो क्लियर हो गया ना कि अगर कोई कंपनी अपनी एसेट का पूरा या कुछ हिस्सा रिलीज करके अपने शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट करती है तो उसको डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा उस लिमिट तक, जिस लिमिट तक कंपनी के पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं, चाहे वो कैपिटलाइज्ड हो या ना हो। अब तो क्लियर है ना? अब तो कभी कोई कुछ भी पूछेगा तो दिक्कत नहीं होगी ना, बात खत्म। चल सकते हैं आगे। ये 222A था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स। हमने शॉर्ट में लिख दिया क्या? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, याद रहेगा? सर गवर्नमेंट कंपनी ने क्या किया था? अपनी एसेट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। 80,000 की एसेट्स थी, फेयर मार्केट वैल्यू उसकी 1,60,000 थी, और यहाँ कंपनी के पास जो शेयर कैपिटल थे वो X, Y और Z थे, 20,000 प्लस 10,000। बोलो, ये बोनस था। और 60,000 प्लस 20,000 और 30,000 प्लस 10,000। ये ऐसे मैं ऐसे लिख रहा हूँ ताकि तुम लोग को कभी फ्यूचर में दिक्कत ना आए समझने में। रिजर्व एंड सरप्लस है आपका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स 1,50,000। अब अगर हमसे कोई पूछेगा जवाब कितना है तो आपका जवाब आएगा पूरा 1,60,000। चलो, अब एक काम करते हैं, पहला तरीका खत्म। अब कंपनी कभी इस तरह से चोरी नहीं कर पाएगी। कंपनी ने गवर्नमेंट को बोला तू डाल डाल और मैं पाट पाट। तुम क्या सोचते हो, चोरी रुक जाएगी? हम टैक्स की चोरी करने का और तरीका नहीं खोजेंगे? तो उन लोगों ने खोज लिया। क्या खोजा? जिन खोजा तिन पाइया। जो कोशिश करते हैं उनको मिल ही जाता है, कोशिश करने वालों की कभी हार। जरा देखो, तुम लोग फिल इन द ब्लैंक्स करने में मास्टर हो। देखो इधर, अब कंपनी ने एसेट नहीं डिस्ट्रीब्यूट की, कंपनी ने एसेट नहीं डिस्ट्रीब्यूट की। जानते हो कौन सा काम किया? और तुम लोग को सुनने में थोड़ा अजीबो गरीब लगेगा, सुनना। कंपनी के पास इक्विटी शेयर कैपिटल है, कंपनी के पास प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, कंपनी के पास डिबेंचर्स हैं। बोलते क्यों नहीं?
और कंपनी के पास हमारे रिजर्व एंड सरप्लस भी हैं 1,40,000 मान लेते हैं, और इसमें बोनस शेयर शामिल हैं 80,000 प्लस 20,000 मान ले, बोलो टोटल 1 लाख, ये बोनस है। अब कंपनी के पास यहाँ पर कैश है, कंपनी के पास एसेट्स है, कंपनी अपनी एसेट्स जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू 1,60,000 है, कंपनी कुछ नहीं कर पा रही, क्योंकि कंपनी को मालूम है एज एंड व्हेन वी विल डिस्ट्रीब्यूट द फिक्स एसेट और द पार्ट ऑफ द फिक्स एसेट्स टू द शेयर होल्डर, इट विल बी ट्रीटेड एज अ डीम्ड डिविडेंड एंड विल पे द अमाउंट ऑफ टैक्सेस टू द गवर्नमेंट। वी कैन नॉट स्केप आवरसेल्व्स, हम लोग इससे बच नहीं सकते। और खास बात, एक खांसी वाली बात नहीं, खास बात ये कि कहा गया डिस्ट्रीब्यूशन अमंग्स द शेयर होल्डर, इसमें भी एक लाइन जो छूट गई, मतलब छूटी नहीं है, जो मुझे और डिफाइन करनी थी। शेयर होल्डर मीन्स व्हाट? इक्विटी और प्रेफरेंस, इक्विटी और प्रेफरेंस, इक्विटी और प्रेफरेंस, इक्विटी और प्रेफरेंस, बोल लो दोनों। शेयर होल्डर मीन्स बोथ, शेयर होल्डर मीन्स इक्विटी एज वेल एज प्रेफरेंस। अब इसकी बात बताते हैं, जरा ढंग से सुनना। कंपनी में इन लोगों को इक्विटी शेयर्स दे दिए, डिवेंचर्स दे दिए, बॉन्ड्स दे दिए। क्या दे दिए? क्या ऐसा हो सकता है क्या? प्रेफरेंस शेयर होल्डर का केवल एक ही अधिकार होता है कंपनी पर, वो होता है प्रेफरेंस डिविडेंड पाने का। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को केवल एक ही अधिकार होता है, सॉरी मैं फिर से लिखता हूं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को केवल एक ही अधिकार होता है कंपनी में, और वो होता है केवल और केवल प्रेफरेंस डिविडेंड पाने का, नथिंग एल्स। क्या इसके अलावा होता है? नहीं। अगर आपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिवेंचर दे दिया, डिवेंचर स्टॉक दे दिया, या बोनस शेयर दे दिया, गलत बात है या नहीं है? गलत बात है या नहीं है? है, बिल्कुल है। और अगर आपने इक्विटी शेयर होल्डर को डिवेंचर दे दिया, डिवेंचर स्टॉक दे दिया, डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स दे दिए, क्या दे दिए? या बोनस शेयर्स दे दिया, या हो सकता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हम लोगों ने बोनस शेयर दे दिया, या डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स दे दिए, बोलते क्यों नहीं? या डिवेंचर दे दिया, या फिर डिवेंचर स्टॉक दे दिया। कुछ अजीब इनमें दिख रहा है? आपको पर्पस क्या था? डिविडेंड, डिविडेंड किसको दिया जाता है? शेयर होल्डर को। मैंने लास्ट लाइन असल में ब्रैकेट ऐसे बना दिया था, बनाना ऐसे चाहिए था, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग डिविडेंड की बात करें तो डिविडेंड इंक्लूड्स ओनली द अमाउंट विच इज टू बी गिवन टू द शेयर होल्डर्स, दैट्स इट। चलो, तो इसलिए मैंने उसको मिटका दिया, फिर ठीक किया, ठीक। अब बताओ, इसमें तुम लोग को कुछ अजीब नहीं लग रहा क्या? अरे भाई, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को केवल प्रेफरेंस डिविडेंड दो, ये क्या बला है? ये क्या बला है? नहीं दे सकते? ये डीम्ड डिविडेंड हो गया। इक्विटी शेयर होल्डर को आप बोनस शेयर दे सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं है, गवर्नमेंट नहीं मना करती इक्विटी शेयर होल्डर को आपको बोनस शेयर देने में। यू आर फ्री टू डिस्ट्रीब्यूट द बोनस शेयर अमंग्स द इक्विटी शेयर होल्डर, नो वन कैन गोइंग टू स्टॉप यू इफ यू हैव अ सफिशिएंट रेवेन्यू प्रॉफिट और द प्रॉफिट्स। इज इट क्लियर? लेकिन आप इक्विटी शेयर होल्डर को ये क्या नौटंकी मचाए हो? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वी आर जस्ट गोइंग टू गिव द बेनिफिट टू देम, अदरवाइज हमको तो उनको डिविडेंड देना पड़ता, हम उनको इनडायरेक्टली बेनिफिट दे रहे हैं। अरे डिविडेंड दो, बोनस शेयर दो, कौन मना कर रहा है? इनको डिविडेंड दे दो, बोनस शेयर दे दो, कौन मना कर रहा है? ये क्या दे रहे हो? इनडायरेक्टली बेनिफिट दे रहे हो, दे रहे हो। एसेट तो आप दे नहीं सकते, उसके लिए बन गया।
अब आप दूसरी तरह से बेनिफिट दे रहे हो, ठेंगा। तो कंपनियां सरकार को ऐसे ही मूर्ख बनाती थी, देखो ना हमने अपने इक्विटी शेयर होल्डर को ना डिवेंचर दे दिया, काहे का बोनस देते, डिविडेंड देते, डिवेंचर क्यों दे दिया डिवेंचर स्टॉक क्यों दे दिया, डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स क्यों दिया, बॉन्ड्स। भैया ये डीम्ड डिविडेंड का हिस्सा है, बोनस आप दे सकते हो। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्रेफरेंस डिविडेंड के अलावा तो आप बोनस भी नहीं दे सकते, ये सब आपका डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा। किस लिमिट तक? टू द एक्सटेंट ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट। तो हमारा इस केस में एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स कितना माना जाएगा? 1,60,000। अब 1,60,000 माना जाएगा और आप ये चीजें डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं नियर अबाउट 1,20,000 की, किनको? इन शेयर होल्डर्स को। तो बताओ डीम्ड डिविडेंड कितना हो जाएगा? पूरा 1,20। अगर ये 1,80 है, 1,60 के ऊपर नहीं हो सकता। अब क्लियर हुआ? एसेट का तो कोई रोल है ही नहीं। बात समझ में आई? क्लियर है? दिस इज योर सेकंड पॉइंट। अब ढंग से सुनना। Any distribution to its shareholder includes preference as well as equity by a company of debenture। क्या बांट रहे हो? डिवेंचर स्टॉक, डिपॉजिट सर्टिफिकेट, किसी भी तरह से विद और विदाउट इंटरेस्ट एंड एनी डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो पहले में लाइन में बोला कि आप डिवेंचर दे रहे हो, डिवेंचर स्टॉक या डिपॉजिट सर्टिफिकेट दे रहे हो शेयर होल्डर्स को, ये चीजें कवर हो गई। एंड यस बोनस शेयर टू होम, उसके लिए अलग से लाइन लिखी है, अलग से। एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू इट्स प्रेफरेंस शेयर होल्डर ऑफ शेयर्स बाय वे ऑफ बोनस टू द एक्सटेंट टू विच द कंपनी possesses accumulated profits whether capitalized और नॉट। अब समझ में आई बात? दोनों पॉइंट्स क्लियर हो गए? पक्का ना? नोट नहीं ना करना है, कुछ नहीं करना है, 2 दिन बाद सब हवा हवाई होने वाला है, नोट कर लो। चले सेक्शन 222C। सर अब इसमें क्या बला है? 222B तो समझ में आ गया कि आप इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिवेंचर स्टॉक या फिर डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स बांट रहे हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को आप प्लस बोनस शेयर दे रहे हैं, बोलो ना। तो टू द एक्सटेंट ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट। आते हैं सी की बात करते हैं। ये थोड़ा क्वाइट डिफरेंट केस है। ये केस है आपके कंपनी के लिक्विडेशन को लेकर के। किसके? लिक्विडेशन ऑफ अ कंपनी, 222C। और इसका इम्पैक्ट केवल इस चैप्टर में नहीं दिखेगा, जब तुम लोग कैपिटल गेन करोगे ना, सेक्शन 46 लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, तो जब आप लोग सेक्शन 46 करेंगे तो उस समय मैं आपको याद दिलाऊंगा फ्लैशबैक में कि जाओ सेक्शन 222C में हम लोगों ने कुछ ऐसा पढ़ा था, उसका यूज अब सेक्शन 46 में ऐसे हो रहा है। हटा दें इसको, ढंग से सुनना। तो फिलहाल अभी हम उस चीज को भूल जाते हैं, सेक्शन 46 को। होता क्या है कि अल्टीमेटली मैंने क्या बोला कि अगर आप कोई बैलेंस शीट की एसेट उठाकर शेयर होल्डर को दे दो तो वो क्या बन जाती है? पक्का ना? लेकिन अगर कोई कंपनी लिक्विडेशन की पोजीशन में है तो उसके पास यहां पर होगी एसेट 50,000, जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू होगी 80,000, और ये कंपनी लिक्विडेशन में चली गई है 15 अगस्त 2019 को। ठीक, पक्का? यहाँ पर इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैं, डिवेंचर्स हैं, मारो गोली डिवेंचर्स को, और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं, रिजर्व एंड सरप्लस।
अब जिस दिन कंपनी लिक्विडेशन में जा रही है उस दिन यहां पर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं लगभग 1 लाख के, और उस दिन इक्विटी शेयर होल्डर हैं 80,000 के, जिसमें 60,000 नॉर्मल और 20,000 बोनस शेयर्स। याद रहेगा? अच्छा, ये नॉर्मल सिचुएशन है, ये लिक्विडेशन के दिन का है। लिक्विडेशन की एक्चुअल पोजीशन हो सकता है 31 दिसंबर 2019 को हुआ हो, खत्म होते होते कंपनी में टाइम लगता है, ऐसा थोड़ी आज लिक्विडेशन हो गया चलो जाओ 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 आज ही खत्म, ना 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 ना, महीनों और सालों लग जाते हैं कंपनी को प्रॉपरली वाइंड अप करने में। तो यहाँ पर एसेट है लगभग 80,000 की और फेयर मार्केट वैल्यू है 1 लाख, बोलो। और यहाँ पर इक्विटी शेयर होल्डर वही हैं 80,000, प्रेफरेंस भी रख लो 40,000। ये हम ऐसे ही कोई फालतू की बैलेंस शीट बना रहे हैं समझाने के लिए। और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं आपके 1,30,000। सर ये प्रॉफिट कैसे बढ़ गया, एसेट कैसे बढ़ गई लिक्विडेशन के बाद? अरे हो सकता है कंपनी का कोई अरेंजमेंट या कॉन्ट्रैक्ट रहा हो लिक्विडेशन के जस्ट पहले और बाद में एसेट आई हो, कोई दिक्कत नहीं है, लिक्विडेटर को वो पूरी करनी पड़ी हो, और लिक्विडेटर चाहता है कि कंपनी को हम पॉजिटिवली बंद करें प्रॉफिट मोटो लेकर के, ऐसे नहीं कि कंपनी को लॉस में बंद कर लो, आराम से एसेट बेचेंगे ताकि कंपनी की प्रॉफिट्स आ सके और उन अरेंजमेंट और हो सकता है उन कॉन्ट्रैक्ट्स को पूरा करना हो जो कंपनी ने पहले कर रखे हो। चलो ये हो सकता है। अब एक बात बताओ, अगर कंपनी जिंदा थी तो ये सिचुएशन थी, कंपनी के लिक्विडेशन प्रोसेस में आने के बाद कुछ चीजें बढ़ गई और घट गई, लेकिन अगर कंपनी जिंदे रहते लिक्विडेशन के पहले जस्ट लास्ट डे जो उसकी पोजीशन है, अल्टीमेटली शेयर होल्डर्स नीड देयर मनी बैक। लिक्विडेशन के समय वो चाहते हैं उनका पैसा उनको वापस मिल जाए, चाहते हैं नहीं चाहते? पक्का। अब लिक्विडेशन के समय अगर आप कुछ डिस्ट्रीब्यूशन करते हो, लिक्विडेशन के समय डिस्ट्रीब्यूशन करते हो तो क्या वो डिविडेंड मान लें? लिक्विडेशन के समय अगर कंपनी खत्म हो रही है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है एसेट का, तो डिविडेंड मान लोगे? हाँ, उस लिमिट तक तो मान ही सकते हैं ना, कि अगर जिस दिन कंपनी आखिरी दिन जिंदा थी एसेट का डिस्ट्रीब्यूशन होता तो कितना डिविडेंड मानते? हाँ कितना सही है। अगर नॉर्मल पोजीशन में कंपनी थी, लिक्विडेशन अभी होने वाला है 1 घंटे बाद, मान लो 1 घंटे बाद, मान लो लास्ट टाइम पर जो बैलेंस शीट थी लिक्विडेशन का अनाउंसमेंट होने तक जो कंपनी की स्टेटस थी वो ये थी, उसके बाद ये बन गई, तो भूल जाओ इसको नीचे वाले को। यहाँ अगर कंपनी इस एसेट को बांट दे तो क्या डिस्ट्रीब्यूशन डिविडेंड नहीं मान लोगे? मानो ना, अभी भी सेक्शन 222 यही कहता है। लेकिन ए कहता था इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों, लेकिन लिक्विडेशन के प्रोसेस में केवल और केवल हम इक्विटी शेयर होल्डर को बेस लेकर के चलते हैं, इसको बेस लेकर के नहीं चलते, बस एक चीज का फर्क आ जाएगा, अदरवाइज ईच एंड एवरीथिंग इज सेम। मैं पढ़ता हूं, एनी डिस्ट्रीब्यूशन मेड टू द शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी ऑन इट्स लिक्विडेशन। तो अब यहाँ शेयर होल्डर लिखा है और यहाँ शेयर होल्डर का मतलब केवल और केवल इक्विटी है, क्योंकि लिक्विडेशन में शेयर होल्डर का मतलब केवल और केवल इक्विटी शेयर होल्डर से लिया जाता है। तो कहा गया एनी डिस्ट्रीब्यूशन मेड टू द शेयर होल्डर्स ऑफ अ कंपनी ऑन इट्स लिक्विडेशन टू द एक्सटेंट टू विच ऑन डिस्ट्रीब्यूशन इज एट्रीब्यूटेबल टू द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स of the company immediately before its liquidation, immediately before its liquidation। तो liquidation वाले दिन के पहले, मान लो 16 तारीख को liquidation हुआ, 15 तारीख को ये बैलेंस शीट। तो अगर कोई कंपनी अपनी एसेट्स का कोई ट्रांसफर करती है, डिस्ट्रीब्यूशन करती है किसी भी तरह से, कोई भी, चाहे एसेट का हुआ, कैश का हुआ, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन करेगी वो डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा अपनी इक्विटी शेयर होल्डर को इस लिमिट में, वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट, यानी कि 1 लाख प्लस 20,000, 1,20,000। पक्की बात है ना? याद रहेगा, याद रहेगा। ऊपर कहा गया था केवल एसेट्स, यहां पर कहा गया है कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन। ऊपर कहा गया था ए में एसेट्स और यहां कहा गया है कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन। तो कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन हो, एसेट का हो, कैश का हो, डेटर्स को एडजस्ट करना हो, कुछ भी हो, लिक्विडेशन वाले जस्ट दिन के 1 दिन पहले की जो स्टेटस है वहां पर अगर आप कुछ डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स को, तो वो हमारा डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट। पहला फर्क आया, यहां केवल इक्विटी शेयर होल्डर है, और बैलेंस शीट जिस दिन बन रही है, कौन सा दिन है? जिस दिन लिक्विडेशन हुआ है उसके जस्ट 1 दिन पहले वाली बैलेंस शीट के स्टेटस की बात कर रहे हैं, क्योंकि लिक्विडेशन के बाद का जो स्टेटस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा बटेगा तो बाद में ही, इसी में से ही बटेगा, लेकिन इतना रुपया इस लिमिट तक हम डीम्ड डिविडेंड मानेंगे और बाकी जो बटा है वो हमारा रिफंड मान लेंगे।
मनी बैक मान लेंगे, उनका शेयर कैपिटल का रिडक्शन यानी कि उनका पेमेंट बैक मान लेंगे। बात समझ में आई? नहीं आई? हटा सकते हैं, बोलो। अब आते हैं हम लोग डी की बात करेंगे। मैंने क्या कहा, लोग कहते हैं सरकार को हम डाल नहीं, तुम डाल हम पात। सरकार कहती है कि तू अगर शेर है तो हम सवा शेर हैं। कंपनी ने एक और तरीका निकाल लिया सरकार को मूर्ख बनाने का। कैसे? सुनो ना, ये बैलेंस शीट है एक्स लिमिटेड की। इसमें मान लेते हैं 20,000 अलग है बोनस, और इक्विटी शेयर कैपिटल ओरिजिनल 80,000 है। इसका मतलब हमारा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट 80,000 है। बराबर हो गया, इसको 70 कर देते हैं, 90 हो गया। अब एक बात बताओ, कंपनी ने जानते हो क्या किया? बेनिफिट देना था ना शेयर होल्डर को। क्या देना था? कैसे दे दिया मालूम है? कंपनी ने कहा एक काम करो, तुम हमसे अपना जो तुमने कितना दिया था हमको, एक काम करो 20 रुपए ले लो। तुमने कितना दिया था? अच्छा एक काम करो 10 रुपए वापस ले लो। नहीं चाहिए हमको। नहीं बोल सकती कंपनी। कंपनी डिविडेंड नहीं दे रही, कंपनी एसेट का डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं कर रही, कंपनी डिबेंचर स्टॉक भी नहीं दे रही, कंपनी लिक्विडेशन प्रोसेस में नहीं है, कंपनी रिडक्शन कर दे रही है शेयर कैपिटल का। रिडक्शन, ये जो हम पेमेंट दे रहे हैं आपको, उससे आपकी शेयर कैपिटल की वैल्यू कम हो गई। आखिर ऐसा कंपनी इसलिए कर रही है क्योंकि कंपनी के पास सफिशिएंट प्रॉफिट है, कंपनी डिविडेंड दे सकती है। कंपनी डिविडेंड दे या डिविडेंड ना दे कोई फर्क नहीं पड़ता शेयर होल्डर को, अगर बेनिफिट मिल रहा है तो। अगर इस शेयर को 100 रुपए में सामने वाले ने लिया था और आज की डेट में उसकी मार्केट वैल्यू अगर 500 रुपए थी, 20 रुपए अगर वापस कर दोगे तो मार्केट वैल्यू कितनी बचेगी शेयर की? तब भी 500। उस पर क्या फर्क पड़ने वाला है? Because we have given the profit or we have given the benefit to the shareholders ultimately, and the company is in a healthy position and the company just want to make facilitate to them with the amount, that's it. अब अगर मैं बोलूं कंपनी ने इनको 20 रुपए दे दिए, इनको 10 रुपए दे दिए, ये क्या हुआ? रिडक्शन हुआ कि नहीं शेयर कैपिटल का? अब ये शेयर कैपिटल कितनी मानी जाएगी? 80 रुपए की, और ये कितनी मानी जाएगी? अब आप लोगों को जानकर ये अच्छा लगेगा कि कोई कंपनी शेयर कैपिटल रिड्यूस नहीं कर सकती। शेयर कैपिटल कैन नेवर बी रिड्यूस्ड। ये तो नॉर्मल फंडा है सर, ये तो कंपनी लॉ में भी पढ़ाया जाता है कि शेयर कैपिटल कभी रिड्यूस नहीं किया जा सकता। एक बार वो बेस मेंटेन हो गया तो वो हमेशा प्लस होगा, माइनस में नहीं जाएगा। जब तक कि वो बाईबैक हो, बाईबैक में भी हमको मेंटेन करना पड़ता है, और प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन हो तो भी हमको कैपिटल बेस मेंटेन करना पड़ता है, यानी कि कभी वो रिड्यूस नहीं हो सकता। रिडक्शन केवल और केवल एक रास्ता है कैपिटल रिडक्शन का, वो है द ओनली वे टू रिड्यूस शेयर कैपिटल इज इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। ओके, इंटरनल, अगर आपको याद है या आपने कभी पढ़ा हो अमेलगमेशन, वो होता है एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। अमेलगमेशन क्या होता है, और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है? मान लो हमारी कंपनी लॉस में चल रही है, लॉस में चल रही है, लॉस में चल रही है। अब हमारी कंपनी के जीने की उम्मीद खत्म हो चुकी है, लेकिन एक उम्मीद बाकी है।
वो ये ना 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 टेक ओवर नहीं, वही तो है एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, बस वही तो नहीं हम चाहते। हम नहीं चाहते कि जो 15 साल 20 साल 25 साल मैंने इस कंपनी को दिया है, कंपनी का मार्केट में इतना बड़ा नाम है, कंपनी इधर प्रॉफिट नहीं कमा पा रही, लॉस पे लॉस लॉस पे लॉस दे रही है, और फ्यूचर में भी कंपनी को नहीं लग रहा कि अगर मरम्मत नहीं की गई कंपनी की ठीक ठाक, बीमारी को ठीक नहीं किया गया तो कंपनी कभी प्रॉफिट में आ पाएगी। और कंपनी नहीं चाहती कि वो बाहरी लोगों के पास आए और कहे हमारी कंपनी को टेक ओवर कर लो, या बाहरी कंपनियां हमारी कंपनी को टेक ओवर कर ले। ना बाबा ना, हमें उसमें नहीं जाना। हमें अपनी कंपनी की गुडविल मालूम है मार्केट में। नोकिया कंपनी खत्म हो गई, लेकिन फिर से नोकिया कंपनी लॉन्च हो गई, नोकिया मोबाइल लॉन्च हो गई, उसको टेक ओवर किसी ने कर लिया, लेकिन मोबाइल का ब्रांड तो वही है, लोगों के दिमाग में नोकिया तो वही है। बात समझना, ऐसे ही कई कंपनियां खत्म हो जाती हैं, लेकिन उनको कोई ना कोई टेक ओवर कर लेता है, नाम वही रखते हैं, मेन होता है ब्रांडिंग। तो यहां पर भी वही है, कंपनी नहीं चाह रही कि कोई दूसरी कंपनी, हमारी कंपनी बीमार है, बहुत ज्यादा लॉसेस है कंपनी के अंदर, तो उस बीमारी को दूर करो ना, वो रोग है उन रोग को हटाओ ना। रोग को हटाने के लिए हमको हो सकता है कैपिटल को रिड्यूस करना पड़े, क्योंकि हमारे पास लॉसेस हैं, कैपिटल है, लॉसेस है, कैपिटल है। ये लॉसेस बैलेंस शीट में एसेट साइड है, कैपिटल लायबिलिटी साइड है। ये लॉसेस किसको खाते हैं? इसी कैपिटल को खाते हैं। ये दीमक की तरह काम करते हैं। यहां जितना लॉस बढ़ता जाएगा, इसका मतलब यहां से कैपिटल उतनी कम हो रही है। नेट दिखाओगे तो देखो तो कैपिटल माइनस हो जाएगी। तो इरोजन ऑफ कैपिटल होता है। क्या होता है? इरोजन ऑफ कैपिटल होता है। तो वहां पर अगर हम कैपिटल को रिड्यूस कर दे, मान लो हमने यहां पर लॉस है 1 लाख का, कितना है? 1 लाख की कैपिटल है और 80,000 का लॉस है, और ये कभी प्रॉफिट में आएगा नहीं। अगर इस तरह की बैलेंस शीट किसी को दिखाओ, वो अच्छी चीज है, या केवल 20,000 की शेयर कैपिटल दिखाओ, वो अच्छी चीज है। इस तरह की कंपनी दिखाओ जिसकी बैलेंस शीट में ये लॉस और ये इक्विटी शेयर कैपिटल है, या यहां केवल और इक्विटी शेयर कैपिटल है। कौन सी कंपनी ज्यादा अच्छी है मेरे लिए? 20,000। बीमारी नहीं दिख रही, सही हो चुकी, रिपेयर हो चुकी है कंपनी। मेरी बात समझना। तो ये कैपिटल रिड्यूस के रिडक्शन के थ्रू हो सकता है कि 80,000 आप माइनस कर दें, कैपिटल को आप रिड्यूस करके ले आइए। और ये केवल हो सकता है कोर्ट की परमिशन से। किसकी परमिशन से? यानी कोर्ट परमिट करेगी तो होगा, अदरवाइज कंपनी कैन नेवर रिड्यूस देयर शेयर कैपिटल। पक्की बात है ना? तो कैसे कर दिया तूने ये कैसे कर दिया? अब यहां पर कंपनी ने क्या चालाकी की कि कैश था, उसने इसको 20 रुपए हर शेयर पर दे दिया, इसको 10 रुपए दे दिया, और कहा तुम्हारी शेयर कैपिटल हम रिड्यूस कर रहे हैं। ऐसे कैसे रिड्यूस कर सकते हो? कोर्ट की परमिशन लिए हो। तो ये कहता हम तो बीमार हैं ही नहीं, और जब तुम बीमार नहीं हो, कोर्ट की परमिशन नहीं ली हो, तो कैपिटल रिडक्शन में तुम जा नहीं सकते। इसका मतलब अल्टीमेट तुम्हारा इंटेंशन शेयर होल्डर्स को बेनिफिट देना है। मान लो ना डीम्ड डिविडेंड, बट समथिंग मस्ट बी गिवन और डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर होल्डर, but something must be given or distributed amongst the shareholder. Something must be given. इसका पर्पस समझे ना? कुछ ना कुछ शेयर होल्डर को मिलना जरूर चाहिए जिनसे उनकी शेयर कैपिटल रिड्यूस हुई है। क्लियर है? कोई दिक्कत हो तो बोलो, मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। तो यहां पर अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं टू द एक्सटेंट ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट, 90,000 रुपए तक, तो हमारा वो मान लिया जाएगा क्या? डीम्ड डिविडेंड। ठीक है ना? चलें आगे। समझ में आया? तो रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। थोड़ी स्पीड ले आओ भाई। सुनो ना सुनो ना, सुन लो ना। लास्ट वाला पॉइंट है 222E। क्या बोलता है ये, और इसको समझने में आप लोगों की हालत होने वाली है थोड़ी पस्त।
हैं? क्या बोले हो? चले देखो, थे कितने, 10-12 लाइनें थे, इन 12 लाइनों ने पूरा कल्याण कर दिया है। देखो इधर ढंग से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हो चुका हो तो मैं पूरा मिटका दे रहा हूं। पहला पॉइंट था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट, दूसरा पॉइंट था शेयर होल्डर्स को डिवेंचर, डिवेंचर, स्टॉक डिपॉजिट, सर्टिफिकेट या प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बोनस देना। सी आपका लिक्विडेशन ऑफ अ कंपनी के बेसिस पर था। डी आपका रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। और 222E, इसके लिए जगह पूरी चाहिए हमको। लोन्स और एडवांसेस, लोन्स और जब मैं एडवांसेस बोलता हूं ना तो इसको मैं क्लिक करता हूं और लिखता हूं इन द नेचर ऑफ लोन। पहले सर अंतर बताइए हमको, ये है क्या? कंपनी अपनी शेयर होल्डर को बेनिफिट देना चाहती है, अल्टीमेटली मैं बार बार यही बोल रहा हूँ। मेरे पास एक शेयर होल्डर है, कहता है मुझे 1 लाख रुपयों की ज़रूरत है, मैंने 1 लाख रुपए उसको दे दिया। सही किया या गलत भी किया? आई एम अ कंपनी, सही किया गलत किया पहले तो ही बोलो। क्या हम कानून को तोड़ दिए? हाँ, कानून तोड़ा मैंने। मैं कंपनी हूं, मैं कौन होती हूं किसी की पर्सनल असिस्टेंस करने के लिए? हमारा उसका क्या रिलेशनशिप? क्या हम बैंकिंग कंपनी हैं? नहीं। क्या हम इंश्योरेंस कंपनी हैं? नहीं। क्या हम नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं? नहीं। जब हम लोन देने का काम कर ही नहीं सकते तो काहे का लोन दिया रे? काहे का लोन? नहीं दे सकते। सर कंपनी के पास पैसे में मदद नहीं कर सकती, कैसे कर सकती है? मदद करने के लिए कंपनी आई है, और किसी शेयर होल्डर को मदद करने के लिए आई है हजारों में से, नहीं दे सकती। फिर वही बात मैंने कहा ना, इफ द कंपनी इज अ बैंकिंग कंपनी देन इट इज पॉसिबल, इफ द कंपनी इज एन इंश्योरेंस कंपनी देन इट इज पॉसिबल, इफ द कंपनी इज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन देन द कंपनी कैन गिव। अगर एनबीएफसी हो तो दे सकती है, चिट फंड कंपनी हो तो दे सकती है, फाइनेंशियल कंपनी हो तो दे सकती है, ऐसे कैसे दे देगी? ऐसे कैसे लोन दे देगी किसी शेयर होल्डर को? नहीं दे सकती। अब और उसके लिए रूल है, तुम लोग जो बोल रहे हो, और जो मैं यहाँ पर कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ, सुनना। नॉट बीइंग अ कंपनी इट मीन्स द पब्लिक आर सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड। हम ऐसे कंपनी की बात नहीं कर रहे, यहाँ मैं ऐसी कंपनी की बात कर रहा हूँ जो प्राइवेट कंपनी। क्यों? छोड़ देते हैं 2 मिनट के लिए, छोड़ो, पहले हम अपने पहले कंक्लूजन पर आ जाए, उसके बाद उस लाइन को समझाते हैं। अब एक कंपनी है जो लोन या एडवांस दे रही है अपने शेयर होल्डर को। मेरे पास एक शेयर होल्डर आता है, कहता है कि हमें लोन चाहिए, ले लो। ऐसे कैसे ले लो? गलत किया। तो कंपनी ने कहा एक काम करो, लोन तो नहीं दे सकते लेकिन लोन दे रहे हैं तो डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा। एडवांस दे दिया, अब हम लोन नहीं दे पा रहे, तो लोगों ने कहा, मेरी कंपनी ने कहा, वो जो है ना मेरे शेयर होल्डर को जो 1 लाख रुपए दिया ना, लोन नहीं दिया है, एडवांस दिया है। वो दिया एडवांस की मशीन खरीद करके लाएगा कानपुर से या मुंबई से या कैलकाटा से, मशीन खरीदने के लिए लिया दिया है। पैसा नहीं दे सकते क्या? नहीं दे सकते किसी को मशीन खरीदने के लिए पैसा? दे सकते हैं, एडवांस तो दे सकते हैं ना। हमें रॉ मटेरियल मंगवाना है तो मैंने अपने एक बंदे को बोला, वो शेयर होल्डर ही निकला। मैंने कहा जाओ रॉ मटेरियल ले आओ, ये लो 1 लाख रुपए एडवांस। नहीं दे सकते क्या? दे सकते हैं। वो गया है लेने, कब से गया? वो 4 साल पहले गया है, अभी आ ही रहा है। तो इसका मतलब ये, आपने एडवांस कहाँ दिया? आपने तो लोन दिया। आप चुट्टाई कर रहे हो बैलेंस शीट में एडवांस का नाम लिख करके सरकार को मूर्ख बनाने के लिए। वो ईया वाला, नहीं समझे? नहीं समझे? अच्छा, तो सरकार को मूर्ख बनाने के लिए आपने क्या किया? वो एडवांस का नाम लिख दिया। लेकिन है तो लोन ना, 4 साल से गया है एडवांस, वो लेकर के गया, मशीन खरीदने गया है, नहीं हो सकता। तो नेचर होना चाहिए लोन का, तो वो एडवांस भी लोन माना जाएगा। पहली चीज तो ये क्लियर हुआ कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट ओनली लोन। अगर कोई कंपनी अपने किसी शेयर होल्डर को
लोन शेयर होल्डर या शेयर होल्डर्स को लोन या एडवांस दे देती है, एडवांस किस नेचर का होना चाहिए, तो उसको हम लोग डीम्ड डिविडेंड मान लेंगे। क्लियर है? अगर कोई कंपनी कौन सी, नॉट बीइंग वाला बताएंगे अभी, अपने शेयर होल्डर को डायरेक्ट बेनिफिट नहीं देती, एक बंदा है मिस्टर वाई और शेयर होल्डर है मिस्टर जेड, कंपनी ने मिस्टर वाई को लोन दिया और मिस्टर वाई ने वो लोन पास ऑन कर दिया किसको, हो सकता है ना, डायरेक्ट नहीं दिया, डायरेक्ट देंगे तो नाम लग जाएगा और डीम्ड डिविडेंड आ जाएगा। कंपनी ने फिर चालाकी की, किसी दूसरे को दे दिया और इस दूसरे ने शेयर होल्डर को पास ऑन कर दिया लोन। बात तो वही, पहुंचना जहां था वहां पहुंच गया। बेटा टंगड़ी फंसा रहे हो ना, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसको भी हम लोग लोन या एडवांस इस कैटेगरी में रखेंगे। इज इट क्लियर? या कंपनी किसी कंसर्न को या कंपनी किसी दूसरी कंपनी को लोन या एडवांस देती है और वो कंसर्न या कंपनी शेयर होल्डर को वो लोन या एडवांस पास कर दे, बात समझ में आई, तो वो भी क्या माना जाएगा, डीम्ड डिविडेंड। लेकिन मैंने इसमें कई चीजें अभी स्किप की हुई हैं, अब उन चीजों को ऐड करते हुए जाएंगे। ये तो समझ में आएगा, डायरेक्ट दो या कोई टंगड़ी फंसा करके काम करो या किसी दूसरी कंपनी या कंसर्न को। अब जरा इसमें और इंपॉर्टेंट चीज ऐड करनी है। क्या सारे शेयर होल्डर को, नहीं, सारे शेयर होल्डर कवर होते हैं या कोई स्पेसिफिक ग्रुप या कैटेगरी है। कहा गया कि अगर कोई कंपनी लोन या एडवांस देती है शेयर होल्डर को, ऐसे शेयर होल्डर को जिसका कंपनी में एटलीस्ट 10% और मोर का वोटिंग पावर हो। कितना? 10% और मोर वोटिंग पावर हो, उससे कम पर यह सिस्टम नहीं लगता। और साथ ही साथ ऐसा शेयर होल्डर बेनिफिशियल ओनर भी होना चाहिए। सर बात तो बिल्कुल हजम नहीं हुई, बात तो बिल्कुल हजम हुई। सर जो शेयर होल्डर होगा वही बेनिफिशियल ओनर भी होगा, बात क्या है? नहीं, ऐसा नहीं है। शेयर होल्डर तुम हो, लेकिन तुमने इसके साथ एग्रीमेंट कर रखा है कि जो डिविडेंड तुम कमाओगे वो तुमको न मिलकर के इसको मिलेगा, या इसको न मिलकर उसको मिलेगा, उसको न मिलकर के उसको मिलेगा। बात समझ में आई? तो शेयर होल्डर रजिस्टर्ड कोई और हो सकता है और उसका फायदा पाने वाला कोई और हो सकता है, उसको हम कहते हैं बेनिफिशियल। लेकिन यहाँ पर शेयर भी इसी के पास हैं, 10% और मोर का वोटिंग पावर भी इसी के पास है, यानी शेयर होल्डिंग 10% या उससे अधिक की है, साथ ही साथ बेनिफिशियल ओनर भी वही है, डिविडेंड भी उसी को ही मिलता है, तो ये सिस्टम एप्लीकेबल होगा। तो शेयर होल्डर तीनों केस में सेम वही है। बात समझ में आई? अब एक नया ट्विस्ट, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस कंपनी ने किसी दूसरी कंपनी को लोन दिया, क्या ये पाप किया? पहली चीज नहीं। दूसरी चीज कि इस कंपनी ने इस शेयर होल्डर को लोन दे दिया। इसको क्यों दिया होगा? क्योंकि इसका इससे क्या लेना देना और इसका इससे क्या लेना देना, ये तो समझ में आ गया। इसका इससे ये वाला लेना देना है, हाँ या ना? ये कौन होती है कंपनी इसकी मदद करने वाली? क्योंकि ये शेयर होल्डर इस कंपनी में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट रखता है। क्या रखता है? या इस कंसर्न में, पार्टनरशिप फर्म हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब 20% और मोर वोटिंग पावर। बात समझ में आई? यानी मिस्टर जेड का इस कंपनी में 10% या उससे अधिक का हिस्सा था, प्लस बेनिफिशियल ओनर था। साथ ही साथ इसी मिस्टर जेड का इस कंपनी या इस कंसर्न में भी सब्सटेंशियल इंटरेस्ट था। तो ये सिस्टम एप्लीकेबल होगा। ये बीच में जितने लोग आएंगे वो सब इसमें शामिल हो जाएंगे, इस ट्रांजैक्शन का हिस्सा बन जाएंगे। लेकिन अल्टीमेटली टैक्स जो लगना है 115O के हिसाब से टैक्स देने की जिम्मेदारी कंपनी की है।
चाहे वो डीम्ड डिविडेंड हो, चाहे वो इंटरिम डिविडेंड हो, चाहे वो प्रपोज डिविडेंड हो, सारे केसेस में दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंपनी टू मेक द पेमेंट ऑफ टैक्सेस अंडर सेक्शन 115O एज CDT और DDT. Now whatever the amount actually received by the shareholder will be exempt. इनके हाथ में माफ है, इनके हाथ में माफ है, क्योंकि टैक्स कंपनी ने दे दिया, इनको जो मिला वो माफ है. टैक्स कंपनी ने दे दिया, इनको चाहे कोई भी केस ले लो, डिविडेंड का कोई भी केस ले लो, वो सब शेयर होल्डर के हाथ में माफ है. बोलो पक्का? अच्छा, एक और हो सकता है कि मान लो हमने 15 अगस्त को कंपनी ने लोन दिया और अचानक शाम को सीए साहब का फोन गया, ये क्या किया तूने, लोन दे दिया, एडवांस दे दिया शेयर होल्डर को, तेरे ऊपर तो 222E लग जाएगा. 16 तारीख को कंपनी ने पैसा वापस मंगा लिया. बताओ क्राइम हुआ या नहीं? मींस डीम्ड डिविडेंड लगेगा या नहीं लगेगा? किसी का कत्ल कर दो, बाद में उसको जिंदा करने की कोशिश करो, भैया तुम्हारा तो जेल जाना तय, सजा तो मिलनी पड़ेगी, चाहे वो एक ही घंटे या एक दिन के लिए ही क्यों ना हो. आपने क्राइम कर दिया. इज इट क्लियर? बोलो ना. ये टॉपिक आपका होता है खल्लास. अच्छा, जो लाइन छूट रही थी, एनी पेमेंट बाय ए कंपनी नॉट बीइंग अ कंपनी इन विच द पब्लिक आर सब्सटेंशियल इंटरेस्टेड. इसका मतलब पब्लिक कंपनी को छोड़ दो, हम यहाँ केवल प्राइवेट कंपनी की बात कर रहे हैं. पब्लिक कंपनी की बात छोड़ दो, हम यहाँ केवल और केवल 222E में केवल और केवल प्राइवेट कंपनी, यानी कि ऐसी कंपनी जिसमें पब्लिक का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, उनकी बात नहीं कर रहे. ठीक है ना? बोलो. अब हमारे हिसाब से ये चैप्टर आपका खल्लास होता है. नेक्स्ट सेशन में नए चैप्टर के साथ आपसे मिलेंगे. तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय. कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये आपका, बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक था. बोलो. फिर से, अगर कोई कंपनी जिसका पब्लिक में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट नहीं है, यानी पब्लिक उसमें ज़्यादा नहीं है, कम से कम है, यानी प्राइवेट की बात कर रहे हैं, वो कंपनी अगर अपने किसी शेयर होल्डर को, ऐसा शेयर होल्डर जिसके पास कंपनी का कम से कम 10% का वोटिंग पावर है और वो सब्सटेंशियल बेनिफिशियल ओनर भी है, उसको अगर कोई लोन या एडवांस दिया जाएगा तो वो डिविडेंड माना जाएगा. अगर कंपनी अपने किसी शेयर होल्डर को डायरेक्ट, किसी ऐसे शेयर होल्डर को जो ये रखता है उसको डायरेक्ट पैसा न दे करके किसी बंदे के थ्रू देती है, तो वो उसको भी हम लोग डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा. अगर कोई कंपनी डायरेक्ट ऐसे शेयर होल्डर को पैसा न देती है बल्कि किसी कंपनी या कंसर्न को देती है, और उस कंपनी या कंसर्न में ऐसे शेयर होल्डर का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, ऐसे शेयर होल्डर का मतलब ऐसा शेयर होल्डर जो इस कंपनी में इतना हिस्सा रखता है और इस कंपनी में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट रखता है, तो उसको मान लिया जाएगा डीम्ड डिविडेंड. इज इट क्लियर? टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, वेदर कैपिटलाइज और नॉट नहीं दिया इसमें तो इसमें केवल और केवल एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को देखा जाएगा, बोनस वाले को गैप कर दिया जाएगा. इज इट क्लियर? देख लेते हैं, ये नहीं दिया होगा. एक मिनट. वेदर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, दैट्स इट. कैपिटलाइज और नॉट नहीं दिया हुआ है, तो कैपिटलाइज वाली चीज़ हटा दोगे, बोनस शेयर गैप कर दोगे. इज इट क्लियर? और कोई दिक्कत हो तो बोल सकते हो. थैंक यू.